दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे महान योद्धा की है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तो जीत लिया, लेकिन घर लौटने के लिए उसे पूरे 10 साल तक राक्षसों, तूफानों और रहस्यमयी शक्तियों से लड़ना पड़ा। दूसरी तरफ उसका पूरा राज्य उसे मरा हुआ मान चुका था। आखिर क्या वो अपने परिवार तक वापस पहुंच पाया? आइए जानते हैं हॉलीवुड की शानदार फिल्म द ओडिसी की कहानी हमें हजारों साल पुराने इथाका राज्य में ले जाती है, जहां ओडेसियस नाम का एक बहादुर राजा अपनी पत्नी और छोटे बेटे को छोड़कर एक भीषण युद्ध लड़ने निकलता है। कई सालों तक चली इस लड़ाई में वो आखिरकार अपने दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब घर लौटते समय समुद्र में आए भयानक तूफान की वजह से उसके जहाज बिखर जाते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं, जबकि ओडेसियस अलग अलग टापुओं पर भटकता रह जाता है। देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं और इस लंबे सफर में उसकी याददाश्त भी कमजोर पड़ने लगती है। अब उसे अपना अतीत और यहां तक कि अपनी पहचान भी धुंधली सी याद रहने लगती है। उधर इथाका राज्य में सभी लोग मान चुके थे कि उनका राजा अब जिंदा नहीं है। कोई कहता था कि वो युद्ध में मारा गया, तो कोई मानता था कि समुद्र या राक्षसों ने उसकी जान ले ली। पूरे राज्य में हर दिन इसी की चर्चा होती थी। हालांकि एक बुजुर्ग आज भी यकीन रखता था कि ओडेसियस जिंदा है। वो रोज उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाता, लेकिन अब लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे थे। इसी बीच हम ओडेसियस के बेटे टेलीमेकस से मिलते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। उसने अपने पिता को बचपन में देखा था और अब भी उसे पूरा विश्वास है कि उसके पिता एक दिन जरूर लौटेंगे। दूसरी तरफ उसकी मां पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही होती है। 10 साल तक उसने हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे थे। राज्य के कई लालची राजकुमार और सरदार उससे शादी करना चाहते थे ताकि इथाका का सिंहासन उनके हाथ लग जाए। उनका कहना था कि इतने साल बाद भी अगर राजा वापस नहीं आया तो अब नया राजा चुन लेना चाहिए। धीरे धीरे महल के अंदर भी साजिशें शुरू हो जाती हैं। टेलीमेकस ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि जो अपने पिता का पता तक नहीं लगा पाया, वो राजा बनने का सपना कैसे देख सकता है। इन तानों से परेशान होकर टेलीमेकस अपने पिता के पुराने दोस्त के पास पहुंचता है। वो बूढ़ा योद्धा अब लगभग अंधा हो चुका होता है, लेकिन उसके अनुभव ने कोई कमी नहीं आई होती। टेलीमेकस उससे विनती करता है कि उसे भी अपने पिता जैसा महान योद्धा बना दिया जाए। बूढ़ा योद्धा उसे तलवार चलाना सिखाना शुरू करता है। आंखों से दिखाई न देने के बावजूद वो सिर्फ कदमों की आवाज, सांसों की गति और हथियारों की टक्कर से उसकी हर गलती पकड़ लेता है। अभ्यास के दौरान वो बार बार ओडेसियस की बहादुरी के किस्से सुनाता है। वहीं उसके पास एक बहुत बूढ़ा कुत्ता भी होता है। वो बताता है कि ये वही कुत्ता है जिसे ओडेसियस कई साल पहले अपने साथ लाया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये जानवर अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा है। ये बात सुनकर टेलीमेकस और भी भावुक हो जाता है। तभी बूढ़ा योद्धा उससे कहता है कि सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई महान नहीं बनता। एक राजा बनने के लिए धैर्य, समझदारी और सही फैसला लेने की ताकत भी चाहिए। ये बात टेलीमेकस के दिल में घर कर जाती है। वो सीधे अपनी मां के पास पहुंचता है और पहली बार खुलकर पूछता है कि क्या वो उसके पिता के बारे में कुछ जानती है। उसकी मां पहले तो चुप रहती है, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार 10 साल पुराना राज खोल देती है। वो बताती है कि युद्ध पर जाने से पहले ओडेसियस ने उससे कहा था कि इस युद्ध का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं लौट आया तो सब ठीक होगा, लेकिन अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो मेरा इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी मत रोकना। राज्य की रक्षा करना, क्योंकि हमारे दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकते हैं। ये कहते हुए उसकी मां एक पुराना धनुष निकालती है। ये वही धनुष था जिसे सिर्फ ओडेसियस ही आसानी से चला पाता था। वो टेलीमेकस से कहती है कि अगर वो सच में अपने पिता जैसा बनना चाहता है तो पहले इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाए। टेलीमेकस पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन धनुष जरा भी नहीं झुकता। तभी उसकी मां को अपने पति की याद आती है, जो इसी धनुष को कुछ ही पलों में तैयार कर देता था। वो समझ जाती है कि उसका बेटा अभी उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन टेलीमेकस हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि वो दूसरे राज्यों के राजाओं से मिलेगा और अपने पिता के बारे में सच्चाई जानकर ही लौटेगा। उसकी मां उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। गुस्से में वो यहां तक कह देता है कि शायद उसकी मां खुद सिंहासन नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उसे जाने से रोक रही है।
ये सुनकर उसकी मां नाराज हो जाती है, लेकिन टेलीमेकस फैसला कर चुका था। वो छोटी सी नाव लेकर समुद्र के रास्ते एक ऐसे सम्राट से मिलने निकल पड़ता है जो कभी उसके पिता के साथ युद्ध लड़ चुका था। दूसरी तरफ पहली बार हमें ओडेसियस दिखाई देता है। वो एक सुनसान समुद्री किनारे पर बेहद कमजोर हालत में बैठा होता है। उसके साथ एक रहस्यमयी युवती रहती है जो बार बार उसे अपना अतीत याद करने के लिए कहती है। ओडेसियस बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी यादें टूटी हुई तस्वीरों की तरह सामने आती हैं। तभी वहां एक दूसरी रहस्यमयी महिला भी पहुंचती है और उसे फिर से अपने अतीत पर ध्यान लगाने को कहती है। इस बार उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि युद्ध खत्म होने के बाद उसके पास 3 जहाज बचे थे और वो अपने सैनिकों के साथ घर लौट रहा था। सफर के दौरान उन्हें एक वीरान टापू दिखाई दिया। खाने और पानी की तलाश में वे वहां उतरते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल गुफा नजर आती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक वहां रहने वाला एक विशालकाय राक्षस उनके सामने आ जाता है। उसका आकार किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो एक एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगलने लगता है। कुछ ही देर में कई सैनिक उसकी भूख का शिकार बन जाते हैं। पेट भरने के बाद वो गुफा के मुंह पर एक विशाल चट्टान लगाकर गहरी नींद में सो जाता है। अब ओडेसियस और उसके साथी पूरी तरह फंस चुके थे। कुछ सैनिक चाहते थे कि अभी उसी समय राक्षस को मार दिया जाए, लेकिन ओडेसियस समझ जाता है कि अगर राक्षस मर गया तो इतनी बड़ी चट्टान कोई नहीं हटा पाएगा और वे हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएंगे। इसलिए वो सही मौके का इंतजार करता है, लेकिन हर सुबह वो राक्षस फिर उठता और 1-2 सैनिकों को खाकर चला जाता। आखिरकार जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब ओडेसियस एक योजना बनाता है। जैसे ही राक्षस लापरवाह होता है, वो पूरी ताकत से अपना हथियार उसकी आंख में घुसा देता है। दर्द से तड़पता राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ओडेसियस अपने बचे हुए सैनिकों के साथ गुफा से बाहर निकलता है और सभी भागकर अपने जहाजों तक पहुंच जाते हैं। राक्षस काफी दूर तक उनका पीछा करता है, लेकिन आखिरकार वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा खतरा पीछे छूट गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिर उन्हें एक और टापू दिखाई देता है। इस बार भी उनके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए कुछ सैनिक अंदर की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि ओडेसियस एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे ही रुक जाता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही सैनिकों को एक अजीब बात महसूस होती है। वहां मौजूद हर जानवर बिल्कुल शांत था, न कोई हमला कर रहा था और न ही किसी तरह का डर दिखा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खूबसूरत घर दिखाई देता है, जिसके अंदर स्वादिष्ट भोजन रखा होता है। उसी घर में एक रहस्यमयी महिला रहती थी। शुरुआत में वो सैनिकों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन जब सैनिक बताते हैं कि वे सिर्फ भूखे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तब वो मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुला लेती है। लंबे सफर से थके हुए सैनिक बिना कुछ सोचे समझे खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये दावत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही सभी खाना खत्म करते हैं, वो महिला धीरे धीरे कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। एक एक करके सभी सैनिक इंसान से सूअर में बदलने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कमरा जानवरों से भर जाता है। अब ओडेसियस का इंतजार कर रहे सैनिक हमेशा के लिए कैद बन चुके थे। दरअसल रास्ते में दिखाई देने वाले शांत जानवर भी कभी इंसान ही थे, जिन्हें उसी महिला ने अपने जादू से बदल दिया था। काफी समय गुजर जाने के बाद जब कोई सैनिक वापस नहीं लौटता, तो ओडेसियस खुद उनकी तलाश में उस घर तक पहुंचता है। महिला इस बार उसके साथ भी वही चाल चलने की कोशिश करती है। वो बड़े प्यार से उसे भी भोजन परोसती है, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, तभी पास में मौजूद सूअर जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं। उनकी बेचैनी देखकर ओडेसियस को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालकर महिला के गले पर रख देता है और सच्चाई पूछता है। डर के मारे महिला सब कुछ कबूल कर लेती है। वो बताती है कि अगर उसे अपने घर का रास्ता चाहिए तो पहले उसे एक पवित्र स्थान पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वहां बलि चढ़ाने के बाद ही आगे का रास्ता खुलेगा। साथ ही वो अपने जादू से सभी सैनिकों को दोबारा इंसान भी बना देती है।
अपने साथियों को वापस पाकर ओडेसियस राहत महसूस करता है, लेकिन अब उसकी मंजिल पहले से भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी। सभी उस महिला के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और आखिर एक ऐसे रहस्यमयी स्थान पर पहुंचते हैं जहां जीवित और मृत दुनिया के बीच की सीमा खत्म हो जाती है। वहां उनका सामना एक पुराने राजा की आत्मा से होता है, जिसे ओडेसियस पहले से जानता था। उसकी हालत बेहद दर्दनाक थी। ओडेसियस उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। तब वो आत्मा बताती है कि जब वो युद्ध जीतकर अपने राज्य लौटा था तो उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या कर दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि युद्ध जीतने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी थी। यह सुनकर ओडेसियस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आत्मा उसे चेतावनी देती है कि जब भी वो अपने घर पहुंचे, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करना। पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखना, क्योंकि समय इंसानों को पूरी तरह बदल देता है। इसके बाद वहां मौजूद एक और रहस्यमयी आत्मा उसे आगे का रास्ता बताती है। वो कहती है कि समुद्र में आगे एक और भयानक परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। अगर वो उसे पार कर गया तो घर लौटने की उम्मीद बच जाएगी, लेकिन इस सफर में उसके लगभग सभी साथी मारे जाएंगे और आखिर तक सिर्फ वही जिंदा बचेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर सभी सैनिक डर जाते हैं, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वे उस जगह से निकलते हैं, उनके उन साथियों की आत्माएं भी उनके पीछे चलने लगती हैं जो अब तक इस सफर में मारे जा चुके थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि वे जिंदा दुनिया में हैं या किसी श्राप के बीच फंस चुके हैं। दूसरी तरफ इथाका में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। राजा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कई ताकतवर लोग महल में आकर रानी पर शादी का दबाव बनाने लगे। उनका असली मकसद सिर्फ सिंहासन पर कब्जा करना था, लेकिन रानी हर बार उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। इसी दौरान टेलीमैकस भी उस सम्राट से मिलकर लौटने की तैयारी करता है, जिसके पास वो अपने पिता की खबर लेने गया था। सम्राट उसे सलाह देता है कि फिलहाल सबसे जरूरी काम अपनी मां और अपने राज्य की रक्षा करना है। टेलीमैकस उसकी बात मानकर वापस इथाका लौट आता है। उधर कई सालों से एक रहस्यमयी द्वीप पर रह रहा ओडेसियस अब अपने हाथों से छोटी सी नाव बनाना शुरू करता है। उसके साथ रहने वाली रहस्यमयी महिला उससे फिर उसके अतीत के बारे में पूछती है। इस बार उसकी यादें पहले से ज्यादा साफ होने लगती हैं। उसे याद आता है कि भविष्यवाणी सुनने के बाद भी उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया था। उसने उनसे कहा था कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम सब अपने परिवारों से जरूर मिलेंगे, लेकिन समुद्र का फैसला कुछ और ही था। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उनके जहाज एक और टापू के पास रुके। सैनिक वहां खाना खाने लगे, लेकिन ओडेसियस ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने घर पहुंचने पर था। रात होते ही उसने फिर से सफर शुरू कर दिया। तभी अचानक समुद्र का मौसम बदल गया। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी और विशाल लहरें जहाजों को खिलौनों की तरह उछालने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा बेड़ा बिखर गया। कई जहाज टूट गए और सैनिक समुद्र में समा गए। उसके बाद क्या हुआ, इसकी याद ओडेसियस के दिमाग से पूरी तरह मिट चुकी थी। तभी उसके साथ रहने वाली महिला उसे सच बताती है। वो कहती है कि तूफान के बाद तुम समुद्र किनारे घायल हालत में पड़े मिले थे। मैंने ही तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारा इलाज किया और कई साल तक तुम्हारी देखभाल की, लेकिन तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि तुम अपना नाम तक भूल चुके थे। ये कहते हुए वो उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट रखती है। जैसे ही ओडेसियस उसे देखता है, उसकी सारी यादें बिजली की तरह वापस लौट आती हैं। उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आता है, अपने बेटे की मासूम आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि शायद इतने सालों से उसका परिवार आज भी उसी का इंतजार कर रहा होगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना। ये देखकर वो रहस्यमयी महिला मुस्कुराती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारा असली स्थान तुम्हारे अपने लोगों के बीच है। वो उसे एक छोटी सी नाव देती है और विदा करते हुए कहती है कि अब बाकी सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। ओडेसियस भगवानों से क्षमा मांगते हुए उस नाव पर सवार हो जाता है। कई घंटों तक समुद्र में बहते रहने के बाद आखिरकार उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को इथाका के समुद्र किनारे पड़ा हुआ पाता है। इतने वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि की मिट्टी देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो समझ चुका था कि सीधे महल पहुंचना बहुत बड़ी गलती होगी। उसे पहले यह जानना जरूरी था कि इतने वर्षों में उसके राज्य में क्या क्या बदल चुका है।
इसलिए वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक साधारण भिखारी का रूप बना लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने बेटे टेलीमेकस से होती है। इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर भी वो खुद को रोक लेता है और अपनी पहचान नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो ओडेसियस का पुराना साथी है और उसने उसे हाल ही में देखा था, वो जल्द ही वापस आने वाला है। फिर वो टेलीमेकस से कहता है कि सबसे पहले महल जाकर ये पता करो कि कौन लोग तुम्हारे पिता के वफादार हैं और कौन लोग उनके लौटने से डरते हैं। साथ ही अपनी माँ से कहना कि वो उन लोगों के सामने शादी के लिए तैयार होने का नाटक करे। ये सुनकर टेलीमेकस हैरान तो होता है, लेकिन उसे उस अजनबी की बातों में अजीब सा भरोसा महसूस होता है। तभी रास्ते में वो बूढ़ा कुत्ता जो सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, अचानक भिखारी बने ओडेसियस के पास दौड़कर आता है और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। ये देखकर टेलीमेकस के मन में शक जरूर पैदा होता है, लेकिन वो अभी भी पूरी सच्चाई नहीं समझ पाता। उधर महल में पहुंचकर वो अपनी माँ को वही सलाह देता है जो उसे मिली थी। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि उन सभी लालची लोगों की असलियत सामने लाई जाए। रानी भी समझ जाती है कि शायद अब किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी उस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सही निशाना लगाएगा, उसी से रानी विवाह करेगी और वही इथाका का नया राजा बनेगा। ये खबर सुनते ही सारे लालची राजकुमार और सरदार महल में इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी को पूरा भरोसा था कि अब सिंहासन बस कुछ ही कदम दूर है। इसी बीच भिखारी बने ओडेसियस भी चुपचाप वहां पहुंच जाता है। महल के कुछ पुराने सेवक उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वो इशारे से सभी को चुप रहने के लिए कह देता है। इतने सालों बाद अपनी पत्नी को सामने देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी उस भिखारी की आंखों में कुछ ऐसा देखती है जो उसे अपने पति की याद दिलाता है, लेकिन समय ने दोनों को इतना बदल दिया था कि वो यकीन नहीं कर पाती। इसी दौरान कहानी का एक और रहस्य सामने आता है। हमें पता चलता है कि युद्ध के दौरान जब विशाल लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपकर ओडेसियस दुश्मन के राज्य में घुसा था, तब उसने लड़ाई के बीच एक मासूम बच्ची को भी मार दिया था, और वो भी देवी एथेना की मूर्ति के सामने। उसी पाप की वजह से उसके जीवन में लगातार मुसीबतें आती रहीं। वर्षों तक समुद्र में भटकना, अपने साथियों को खोना और घर से दूर रहना उसी अपराध का परिणाम था। लेकिन अब उसने अपने कष्टों के जरिए उस श्राप का प्रायश्चित कर लिया था और उसका कठिन समय आखिर खत्म होने वाला था। उधर महल में धनुष की परीक्षा शुरू होती है। एक एक करके सभी ताकतवर योद्धा आगे आते हैं। कोई पूरी ताकत लगा देता है, कोई दोनों हाथों से कोशिश करता है, लेकिन धनुष जरा भी नहीं झुकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि ये परीक्षा असंभव है और अब रानी को बिना शर्त किसी एक को चुन लेना चाहिए। तभी भीड़ के पीछे खड़ा वो भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शांत आवाज में कहता है कि अगर अनुमति हो तो वो भी एक बार कोशिश करना चाहता है। उसकी बात सुनते ही पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंसने लगता है। लोगों को लगता है कि जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, उसे एक भिखारी कैसे करेगा। लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओडेसियस बिना किसी परेशानी के धनुष उठाता है, पल भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है और एक ही वार में सटीक निशाना लगा देता है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के मन में जरा भी शक नहीं बचता कि यह भिखारी नहीं बल्कि इथाका का असली राजा ओडेसियस है। जैसे ही उसकी पहचान सामने आती है, वहां मौजूद सभी षड्यंत्रकारी हथियार निकाल लेते हैं और महल एक भयानक रणभूमि में बदल जाता है। लेकिन इस बार ओडेसियस अकेला नहीं था, उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। पिता और पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर उन सभी गद्दारों का सामना करते हैं जिन्होंने वर्षों तक राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। महल के अंदर तीर, तलवार और भालों की गूंज सुनाई देने लगती है। एक एक करके सभी दुश्मन जमीन पर गिरने लगते हैं। आखिरकार लंबी और खूनी लड़ाई के बाद ओडेसियस विजयी होता है। जो लोग उसके खिलाफ थे वे या तो मारे जाते हैं या फिर उसके सामने सिर झुका देते हैं। लेकिन इस जीत की कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। उसके शरीर में कई तीर धंस चुके होते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह वो अपनी पत्नी तक पहुंचता है। इतने वर्षों का बिछड़ना और फिर अचानक मिलना दोनों को भावुक कर देता है। उसकी पत्नी उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है। कुछ समय तक उसका इलाज चलता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है। अब इथाका में फिर से शांति लौट चुकी थी। ओडेसियस समझ चुका था कि एक राजा का सबसे बड़ा काम सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि सही समय पर जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपना भी होता है। इसलिए वो पूरे राज्य के सामने अपने बेटे टेलीमेकस को नया राजा घोषित कर देता है।
सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और पहली बार इथाका के भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके बाद ओडेसियस अपनी पत्नी के साथ उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल पड़ता है जिन्होंने उसके साथ इस लंबे सफर में अपनी जान गंवा दी थी। समुद्र की तरफ बढ़ते हुए वो आखिरी बार अपने राज्य की ओर देखता है। अब उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था और न ही कोई डर, क्योंकि वर्षों तक चले संघर्ष के बाद आखिर उसे अपना घर, अपना परिवार और अपनी पहचान वापस मिल चुकी थी। इसी भावुक पल के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है, जो हमें यह सिखाती है कि असली वीर वही होता है जो सबसे कठिन रास्तों से गुजरने के बाद भी उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, यही थी द ओडिसी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।